भारत के उत्तर पूर्वी जंगलों में जहां हवा में नमी है, वहां जमीन पर एक बेल रिंग रही है जिसके पत्ते पान की तरह चौड़े हैं और उस पर लंबे लंबे फलों के गुच्छे लगे हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इसकी जो सबसे कीमती किस्म है मागधी, वो प्राचीन मगध यानी आज के बिहार से आती है। आयुर्वेद के 4 सबसे बड़े आचार्यों ने अपने ग्रंथों में इसे क्या खास जगह दी, क्या सम्मान दिया? पिपली कोई आम जड़ी बूटी नहीं है। अथर्ववेद ने तो इसे देवी कह दिया। चरक ने इसे महारसायन यानी शरीर को फिर से नया कर देने वाला बताया। वाग्भट ने इसे वरपिपली यानी सबसे बेहतरीन मिर्च का दर्जा दिया। और सुश्रुत ने तो इसे पाचन के लिए अपने सबसे जरूरी पंचकोल फॉर्मूले का लीडर बना दिया। मतलब हर बड़े टेक्स्ट में इसे एक असाधारण सम्मान मिला है। तो इतने सम्मान और इतनी तारीफों के बाद दिमाग में एक सवाल तो आता ही है कि आखिर पिपली की इस शक्ति के पीछे का राज क्या है? मॉडर्न साइंस ने ऐसा क्या खोज निकाला है? जरा सोचिए, एक ऐसा केमिकल जो शरीर के सबसे मजबूत सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर ले। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। बिल्कुल, मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल जो आपके लिवर के बैरियर को पूरी तरह से चकमा दे दे और दूसरी जीवन रक्षक दवाइयों को सीधा खून में पहुंचा दे। हाँ, और आमतौर पे धारणा यही होती है कि ऐसे चमत्कार तो किसी अरबों डॉलर की मॉडर्न लैब में ही होते होंगे। सही बात है। अक्सर लोग यही सोचते हैं कि सफेद कोट पहने वैज्ञानिकों ने इसे किसी विशाल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे गढ़ा होगा। ये बहुत ही आम धारणा है, क्योंकि आधुनिक दुनिया में ना हम चिकित्सा को केवल जटिल रासायनिक फॉर्मूलों के चश्मे से देखने के आदी हो चुके हैं। हाँ, हमें लगता है कि जो चीज लैब से नहीं निकली उसमें कोई गहरा विज्ञान हो ही नहीं सकता। एग्जैक्टली। लेकिन आज की इस गहन चर्चा में हम जिस चीज को डिकोड करने वाले हैं वो इस पूरी धारणा को पलट कर रख देती है। बिल्कुल पलट देती है, क्योंकि वो सिक्योरिटी सिस्टम हैक करने वाला केमिकल किसी लैब में नहीं बना है। हाँ, बल्कि वो पूर्वोत्तर भारत और बिहार के घने जंगलों में और शायद इस वक्त कई घरों के मसालों के डिब्बे में पड़ा है। क्या बात है। तो हम बात कर रहे हैं एक बेहद साधारण सी दिखने वाली जड़ी बूटी की, जिसे आयुर्वेद में पिपली कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे लॉन्ग पेपर भी कहते हैं। हाँ, लॉन्ग पेपर। तो इस गहन चर्चा में हमारा मिशन ये है कि हम उन प्राचीन ग्रंथों के पन्नों को पलटें जिन्होंने पिपली को सिर्फ एक मसाला नहीं बल्कि एक महारसायन माना। बिल्कुल, और हम अथर्ववेद, चरक संहिता, अष्टांग हृदयम और सुश्रुत संहिता जैसे महान ग्रंथों के ज्ञान को आज के मॉडर्न साइंस की कसौटी पर कसेंगे। तो चलिए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं। अगर एक आम सी दिखने वाली जड़ी बूटी में इतनी ही शक्ति है तो प्राचीन भारत के विद्वानों का ध्यान इस पर सबसे पहले कैसे गया? इसके लिए हमें इतिहास के सबसे पुराने पन्नों की तरफ जाना होगा, यानी अथर्ववेद की तरफ। अच्छा, तो वहां इसे किस तरह से प्रस्तुत किया गया है? देखिए, अथर्ववेद में कुल 289 औषधियों का बहुत गहराई से वर्णन मिलता है। लेकिन उन सब में पिपली का स्थान ना बहुत अलग है। अथर्ववेद के कांड 6 और 19 में पिपली को महज एक पौधा नहीं बल्कि एक देवी की उपाधि दी गई है। एक सेकंड, देवी की उपाधि? हाँ, इसे श्वास रोग, यक्ष्मा यानी टीबी और शरीर की गिरती हुई शक्ति को वापस लाने के लिए एक अचूक उपाय माना गया है। मतलब एक जड़ी बूटी को इतना बड़ा और रहस्यमयी दर्जा देने के पीछे कोई तो बहुत ठोस वजह रही होगी ना? वजह इसके उस परिणाम में छिपी थी जो उस दौर के ऋषियों ने देखे थे। अथर्ववेद में एक बहुत ही स्पष्ट श्लोक आता है, शतम पिप्पल्यो अधियस्मिन् सन्ति पुरुषे। इसका अर्थ क्या हुआ? इस संस्कृत पंक्ति का सीधा सा अर्थ है कि जिस व्यक्ति के भीतर 100 पिप्पलियों का बल मौजूद है उसमें रोग टिक ही नहीं सकते। अरे वाह! बीमारियां उसके आसपास भी नहीं फटक सकते। यहाँ एक दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। जो भी इस चर्चा को सुन रहा होगा उसके मन में ये विचार जरूर आ रहा होगा कि 100 पिप्पलियों का बल हासिल करने का मतलब क्या है? हाँ, ये सवाल अक्सर आता है। क्या इसका मतलब यह है कि किसी इंसान को एक साथ मुट्ठी भर के 100 पिप्पली चबा जानी है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। या फिर ये एक तरह का प्राचीन रूपक है, एक मेटाफर है जो किसी अल्टीमेट इम्यूनिटी शील्ड को दर्शाता है? आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। ये एक साथ 100 पिप्पली खाने का कोई नुस्खा नहीं है। अच्छा। प्राचीन ग्रंथों में जब इस तरह की संख्याओं का इस्तेमाल होता है ना, तो वो उस द्रव्य की शक्ति, उसकी पोटेंसी को दर्शाने का एक तरीका होता है। मतलब शरीर को सर्वरोग मुक्त करने की उसकी चरम क्षमता। एग्जैक्टली। ये उस अभेद्य सुरक्षा कवच का ही रूपक है जिसकी आपने बात की।
और हाँ, इसमें एक और अहम भौगोलिक तथ्य भी छिपा है। वो क्या? अथर्ववेद में स्पष्ट रूप से मगध, जो आज का बिहार है, वहां की मागधी पिप्पली को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अरे, इसका मतलब उस जमाने में वे लोग जियोग्राफिकल इंडिकेशन या जिसे टरवा कहते हैं उसके कॉन्सेप्ट को भी समझते थे बिल्कुल समझते थे कि किस मिट्टी और जलवायु में पौधे के अंदर सबसे ज्यादा एक्टिव कंपाउंड पैदा होंगे। ठीक वही बात। मगध क्षेत्र की मिट्टी और वहां की नमी पिप्पली के औषधीय गुणों को उनके पीक पर ले जाती है। वे लोग केवल पौधे को नहीं, उसके पूरे इकोसिस्टम को समझते थे। लेकिन देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या नजर आती है मुझे। कैसी समस्या? अथर्ववेद ने तो इसे एक अल्टीमेट ढाल बता दिया, लेकिन अगर कोई जड़ी बूटी इतनी शक्तिशाली है, इतनी पोटेंट है, तो इंसानी शरीर उसे पचाएगा कैसे? बहुत ही लाजवाब सवाल है ये। क्योंकि किसी भी तेज दवा को अगर कमजोर शरीर में सीधा डाल दिया जाए तो वो फायदे के बजाय भयंकर नुकसान कर सकती है। और यहीं पर आयुर्वेद के महान ज्ञाता महर्षि चरक का प्रवेश होता है। उन्होंने इस चुनौती को बहुत गहराई से समझा था। अच्छा, तो उन्होंने क्या समाधान निकाला? अगर हम चरक संहिता के चिकित्सा स्थान के अध्याय 17 और 18 को देखें, तो उन्होंने केवल पिप्पली के गुण नहीं बताए, बल्कि एक पूरा क्लिनिकल प्रोटोकॉल तैयार किया और उन्होंने इसे नाम दिया वर्धमान पिप्पली रसायन। वर्धमान का मतलब तो होता है जो लगातार बढ़ता रहे, राइट? जी हाँ। तो क्या ये दवा की मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाने की कोई तकनीक थी? बिल्कुल। ये 20 दिन का एक बेहद अनूठा और वैज्ञानिक कोर्स है। चरक संहिता में इसकी जो विधि बताई गई है वो आज के क्लिनिकल ट्रायल्स को भी हैरान कर सकती है। ऐसा क्या था उस विधि में? पहले दिन व्यक्ति को केवल 1 पिप्पली दूध के साथ लेनी होती है। ओके। दूसरे दिन 2 पिप्पली, तीसरे दिन 3, और ऐसे क्रमिक रूप से मात्रा बढ़ाते हुए 10वें दिन 10 पिप्पली तक पहुंचना होता है। मतलब शरीर को बहुत ही धीरे धीरे इसकी आदत डाली जा रही है। हाँ, और प्रक्रिया यहाँ खत्म नहीं होती है। अच्छा, इसके बाद भी कुछ है? 11वें दिन से इस मात्रा को वापस घटाना शुरू किया जाता है। 9, 8, 7 करते हुए 20वें दिन वापस 1 पिप्पली पर आना होता है। अरे वाह! तो इस पूरे चक्र में शरीर कुल 110 पिप्पली ग्रहण करता है। सही हिसाब लगाया। महर्षि चरक ने इस 20 दिन के प्रोटोकॉल को श्वास यानी अस्थमा, यक्ष्मा यानी टीबी और पुरानी दुर्बलता को खत्म करने वाला चमत्कारी महारसायन घोषित किया। अगर इसे आज की मॉडर्न मेडिसिन के चश्मे से देखा जाए ना, तो ये सीधे तौर पे ग्रेजुअल डोजिंग या डोज टाइट्रेशन का ही एक रूप लगता है। बिल्कुल सही तुलना की आपने। मतलब जब आज डॉक्टर कोई तेज एंटी डिप्रेसेंट या स्टीरॉयड देते हैं तो वो सीधा फुल डोज से शुरू नहीं करते। हाँ, वो धीरे धीरे डोज बढ़ाते हैं और फिर दवा बंद करने से पहले उसे धीरे धीरे कम करते हैं, जिसे मेडिकल भाषा में टेपरिंग ऑफ कहते हैं। ये टेपरिंग ऑफ वाली बात इसके पीछे के विज्ञान को बहुत अच्छे से स्पष्ट करती है, क्योंकि पिप्पली की तासीर आयुर्वेद के अनुसार बहुत उष्ण और तीक्ष्ण होती है, यानी गर्म और तेज। और कमजोर रोगी तो उसे झेल ही नहीं पाएगा। एग्जैक्टली। अब कल्पना कीजिए एक ऐसे रोगी की जो टीबी या अस्थमा से पहले ही कमजोर हो चुका है। अगर उसे पहले ही दिन 10 पिप्पली दे दी जाए तो उसका पाचन तंत्र तो शॉक में चला जाएगा ना। भयानक एसिडिटी हो सकती है, अल्सर हो सकते हैं। महर्षि चरक इस खतरे को बहुत अच्छी तरह जानते थे, इसलिए पहले दिन शरीर को सिर्फ 1 पिप्पली से परिचित कराया जाता है ताकि सिस्टम क्रैश ना हो। हाँ, फिर जब लिवर और पाचन तंत्र उसके रसायन को सहना सीख जाते हैं तब डोज बढ़ाई जाती है, और जब शरीर पीक डोज पर पहुंच जाता है तो उसे झटके से बंद करने के बजाय धीरे धीरे वापस सामान्य अवस्था में लाया जाता है, ताकि शरीर अपने खुद के मेटाबॉलिज्म को उस नई ऊर्जा के साथ एडजस्ट कर सके। ये सच में कमाल है ना? मतलब बीमारी पर वार भी करना है लेकिन शरीर के अपने सिस्टम को बिना कोई नुकसान पहुंचाए। पर एक बात बताइए, चरक ने इसे केवल दवा नहीं कहा, उन्होंने इसके लिए महारसायन शब्द का इस्तेमाल किया है। इसका कोई खास कारण है क्या? बहुत बड़ा कारण है। आयुर्वेद में रसायन का मतलब सिर्फ बीमारी को दबाना नहीं होता है। तो फिर क्या होता है? रसायन वो औषधि है जो बीमारी के कीटाणु को मारने के साथ साथ शरीर के हर एक टिश्यू को नया जीवन दे। टीबी और अस्थमा दोनों ऐसी बीमारियां हैं जो शरीर को अंदर से सुखा देती हैं, फेफड़ों को कमजोर कर देती है। सही बात है। पिप्पली एकमात्र ऐसा रसायन है जो एक तरफ तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के संक्रमण पर सीधा प्रहार करता है और दूसरी तरफ दूध के साथ मिलकर फेफड़ों की नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। वाओ! अच्छा, एक तरफ महर्षि चरक इसे गंभीर बीमारियों के लिए महारसायन बता रहे थे,
लेकिन प्राचीन भारत के चिकित्सा विज्ञान में केवल जनरल मेडिसिन ही तो नहीं थी ना। हाँ, सर्जरी का विज्ञान भी बहुत उन्नत था उस समय। वही तो, महर्षि वाग्भट और सुश्रुत जैसे महान सर्जनों ने इस पिपली को अपने सर्जिकल वार्ड और रोजमर्रा की चिकित्सा के लिए कैसे इस्तेमाल किया। एक ही औषधि को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार कैसे ढाला, ये देखना सच में अद्भुत है। अगर हम अष्टांग हृदयम की बात करें तो वाग्भट ने पिपली को वरप पिप्पली कहा है। वरकार से सर्वश्रेष्ठ, राइट? बिल्कुल। उन्होंने सभी कटु यानी तीखे द्रव्यों में इसे सबसे ऊपर रखा। उन्होंने पिपली क्षीर पाक का विधान दिया, यानी पिपली को दूध में उबालकर पीना। हाँ, जो श्वास रोगियों के लिए रोजाना की एक ढाल बन गया। लेकिन मुझे ना सुश्रुत संहिता का दृष्टिकोण सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। सुश्रुत, जिन्हें दुनिया का पहला सर्जन माना जाता है, हाँ, उन्होंने पिपली को पंचकोल नाम के एक विशेष मिश्रण का प्रमुख घटक बना दिया। पंचकोल यानी 5 चीजों का समूह: पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक और सौंठ। सुश्रुत के अनुसार ये पंचकोल मिश्रण अग्निदीपन के लिए सर्वोत्तम है। अग्निदीपन मतलब शरीर के पाचन तंत्र को भड़काना। जी हाँ, और उन्होंने इसका सबसे बड़ा उपयोग सर्जिकल मरीजों की पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी के लिए किया। मतलब सर्जरी के बाद? हाँ, सर्जरी के बाद जब रोगी बिस्तर पर होता था तब उसे ये पंचकोल दिया जाता था। इसके अलावा सुश्रुत संहिता में टीबी के मरीजों और सर्जरी से उठने वाले रोगियों को घी और दूध के साथ पिपली देने का स्पष्ट विधान है। अगर आज की भाषा में कहें तो ये पंचकोल किसी आधुनिक पोस्ट वर्कआउट रिकवरी पावर ब्लेंड जैसा लगता है। बिल्कुल वैसा ही। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है मुझे। कैसा विरोधाभास? देखिए, सुश्रुत एक सर्जन थे। मान लीजिए किसी व्यक्ति की कोई जटिल सर्जरी हुई है, उसके शरीर पर गहरे घाव हैं और टाके लगे हैं। ऐसे में एक सर्जन का पूरा ध्यान उन घावों को सुखाने वाले लेप या इन्फेक्शन रोकने वाली जड़ी बूटियों पर होना चाहिए ना। सर्जरी के तुरंत बाद वे पेट की अग्नि और पाचन पर इतना जोर क्यों दे रहे थे? ये बहुत ही शानदार ऑब्जर्वेशन है आपका। मतलब घाव का पेट से क्या लेना देना? और यही चिकित्सा विज्ञान के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है, जिसे सुश्रुत समझते थे। देखिए, बाहरी लेप या एंटीसेप्टिक दवाइयां घाव को केवल बाहर से सुरक्षित रख सकती हैं, लेकिन शरीर को अंदर से हील होने के लिए, टूटे हुए टिश्यूज को जोड़ने और नई कोशिकाओं को बनाने के लिए भारी मात्रा में न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। हाँ, पोषण तो चाहिए। और शरीर को पोषण तब तक नहीं मिलेगा जब तक खाया हुआ भोजन ऊर्जा में नहीं बदलेगा। एग्जैक्टली। यही वो बायोलॉजिकल मैकेनिज्म था जिसे सुश्रुत साध रहे थे। जब शरीर किसी बड़े ट्रॉमा या सर्जरी से गुजरता है ना, तो उसकी सारी ऊर्जा घाव के पास केंद्रित हो जाती है। अच्छा, और पाचन तंत्र धीमा पड़ जाता है? लगभग सो ही जाता है। अब आप ऐसे कमजोर रोगी को कितना भी अच्छा भोजन या दूध घी दे दें, बिना मजबूत अग्नि के यानी मेटाबॉलिज्म के, उसका शरीर उस पोषण को सोख ही नहीं पाएगा। वो खाना पेट में पड़ा रहेगा और उल्टा नुकसान करेगा। बिल्कुल। सुश्रुत जानते थे कि रिकवरी का मूल मंत्र घाव पर दवा लगाना नहीं, बल्कि मजबूत पाचन है। इसीलिए उन्होंने पंचकोल बनाया। ओहो, अब समझ आया। ये पेट की सोई हुई अग्नि को प्रज्वलित करता है, ताकि मरीज जो भी दूध या घी खाए वो तुरंत पचकर शरीर के घावों को भरने वाले बिल्डिंग ब्लॉक्स में बदल जाए। क्या अद्भुत सोच थी उनकी। मतलब बीमारी या घाव के असर को नहीं, बल्कि शरीर के हीलिंग मैकेनिज्म को जड़ से ट्रिगर करना। यही तो आयुर्वेद की असली ताकत है। प्राचीन सर्जनों और वैद्यों ने पिपली के इन चमत्कारों को मरीजों पर काम करते हुए अपनी आंखों से देखा था। लेकिन आज का विज्ञान तो हर चीज का मॉलिक्यूलर प्रमाण मांगता है ना। बिल्कुल मांगता है। आज की आधुनिक प्रयोगशालाएं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और क्रोमैटोग्राफी जैसी तकनीकें हैं, वो इस हजारों साल पुराने चमत्कार को किस तरह से देखती हैं? ये हिस्सा सबसे ज्यादा रोमांचक है। जब आधुनिक विज्ञान ने पिपली को अपनी लैब में टेस्ट किया ना, तो उन्हें एक ऐसा एक्टिव कंपाउंड मिला जिसने पूरे फार्मास्यूटिकल जगत को हैरान कर दिया। कौन सा कंपाउंड? इस कंपाउंड का नाम है पाइपरिन। अच्छा, पाइपरिन। हाँ, और ये पाइपरिन कोई आम केमिकल नहीं है। हाँ। विज्ञान की भाषा में इसे बायो अवेलेबिलिटी इन्हेंसर कहा जाता है। जी हाँ। अब ये बायो अवेलेबिलिटी क्या है, ये भी समझ लेते हैं। बताइए। इसका सरल सा अर्थ ये है कि जब हम कोई दवा खाते हैं तो उसका कितना प्रतिशत हिस्सा असल में हमारे खून तक पहुंचता है। सारा हिस्सा तो नहीं पहुंचता होगा। बिल्कुल नहीं, लेकिन रिसर्च पेपर्स के आंकड़े हैरान करने वाले हैं। पिपली का ये पाइपरिन किसी भी सामान्य औषधि या न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन को यानी अवशोषण को शरीर में 3 से 4 गुना तक बढ़ा देता है। अरे वाह। और जब इसे हल्दी के साथ
जिसमें करक्यूमिन होता है, उसके साथ टेस्ट किया गया तो पता चला कि ये हल्दी के अवशोषण को शरीर में 200 गुना तक बढ़ा देता है। एक सेकंड रुकिए, 200% नहीं, 200 गुना। हाँ, 200 गुना। मतलब 20,000% का इजाफा। ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई जादू हो। बिल्कुल जादू जैसा ही है। अगर इसे एक आम जिंदगी के उदाहरण से समझें सुनने वालों के लिए, तो कल्पना कीजिए कि शरीर का लिवर एक बहुत बड़ा और सख्त टोल प्लाजा है। अच्छा उदाहरण है। जब भी हम कोई दवा या जड़ी बूटी खाते हैं तो वो खून में जाने से पहले लिवर के इस टोल प्लाजा से गुजरती है। अब लिवर का काम है शरीर को जहर से बचाना, तो वो उस दवा को एक बाहरी रसायन मानकर वहीं रोक लेता है, उसे तोड़-फोड़ कर नष्ट कर देता है। हाँ, लिवर उसे फिल्टर कर देता है। इस भारी चेकिंग और ट्रैफिक जाम में दवा का बहुत ही कम हिस्सा असल में खून तक पहुंच पाता है। लेकिन ये पिप्पली का पाइपरिन उस हाईवे पर मौजूद एक फास्ट ट्रैक या वीआईपी एक्सप्रेस लेन की तरह काम करता है। मैं कहूंगी कि ये फास्टैग वाला एनालॉजी बहुत सटीक है ना? अगर हम लिवर के इस टोल प्लाजा को बायोलॉजिकल भाषा में समझें तो लिवर में कुछ खास एंजाइम होते हैं, जैसे CYP3A4। CYP3A4। ये एंजाइम ही वो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। एग्जैक्टली। ये गार्ड्स किसी भी बाहरी मॉलिक्यूल को नष्ट कर देते हैं। पाइपरिन क्या करता है कि इन सिक्योरिटी गार्ड्स को कुछ समय के लिए सुला देता है या रोक देता है। तो रास्ता साफ हो जाता है। हाँ, इससे होता यह है कि हल्दी का कर्क्यूमिन या कोई भी अन्य औषधि बिना लिवर में नष्ट हुए सीधा और पूरी मात्रा में खून में पहुंच जाती है। ओहो, इसीलिए जब आज हम बाजार में कोई महंगा कर्क्यूमिन सप्लीमेंट खरीदते हैं तो उसके पीछे छोटे अक्षरों में लिखा होता है कि इसमें ब्लैक पेपर एक्सट्रैक्ट मिलाया गया है। जी हाँ, वो पिपली या काली मिर्च का ही अर्क होता है। आधुनिक फार्मा इंडस्ट्री आज करोड़ों डॉलर की बायो अवेलेबिलिटी एनहांसर इंडस्ट्री चला रही है, जो असल में देखा जाए तो महर्षि वाग्भट और सुश्रुत के त्रिकटु यानी सौंठ, काले मिर्च, पिपली उसी विज्ञान का आधुनिक अवतार है। बिल्कुल। हमारे आयुर्वेद में अनुपान का एक बहुत गहरा सिद्धांत है। वैद्य हमेशा बताते हैं कि किस दवा को किसके साथ खाना चाहिए, शहद के साथ, दूध के साथ या पिपली के साथ। तो वो कोई अंधविश्वास नहीं था। आधुनिक विज्ञान ने ये सिद्ध कर दिया है कि अनुपान का सिद्धांत कोई तुक्का नहीं था। प्राचीन वैद्य जानते थे कि पिपली दूसरी जड़ी बूटियों के लिए एक्सप्रेस लेन खोल देती है। और जहां तक मुझे पता है, आधुनिक रिसर्च सिर्फ पाइपरिन के इस एक्सप्रेस लेन वाले काम तक ही सीमित नहीं है। पिपली के भीतर और भी बहुत कुछ खोजा जा रहा है ना? हाँ, पाइपरिन के अलावा पिपली में एक और बेहद शक्तिशाली यौगिक पाया गया है, पाइपेरा लॉन्ग्यूमिन। पाइपेरा लॉन्ग्यूमिन, ये क्या करता है? हालिया रिसर्च दिखाती है कि ये कोलन कैंसर की कोशिकाओं को टारगेट करने में प्रभावी हो सकता है। इसके अलावा इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी शरीर में होने वाली सूजन को रोकना? हाँ, लेकिन ये किसी आम पेन किलर की तरह सिर्फ दर्द नहीं दबाता। देखिए, हमारे शरीर में जब इन्फेक्शन होता है तो इम्यून सिस्टम कुछ केमिकल छोड़ता है, जैसे TNF अल्फा और IL-6। आप इन्हें शरीर का फायर अलार्म समझ सकते हैं। कई बार गठिया जैसी बीमारियों में ये फायर अलार्म बिना वजह बजने लगता है और शरीर खुद को ही नुकसान पहुंचाने लगता है, जिसे ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। हाँ, पिपली का अर्क इस फायर अलार्म के स्विच को ही शांत कर देता है। क्या बात है। इसके अलावा मलेरिया के पैरासाइट के खिलाफ भी इसके परिणाम बहुत अच्छे रहे हैं। और सबसे नई रिसर्च तो अल्जाइमर को लेकर है। अल्जाइमर दिमागी बीमारी है। हाँ, पिपली का अर्क न्यूरोप्रोटेक्टिव गुण दिखाता है, क्योंकि ये दिमाग में उस एंजाइम को रोकता है जो याददाश्त कम करने के लिए जिम्मेदार होता है। ये सब सुनकर सच में दिमाग सुन रह जाता है। हम अपनी इस चर्चा के निष्कर्ष की ओर बढ़ रहे हैं, और अगर हम पीछे मुड़कर इस पूरे सफर को देखें ना, तो ये किसी थ्रिलर से कम नहीं है। बिल्कुल। हमने शुरुआत की अथर्ववेद के पन्नों से, जहां इन जड़ी बूटी को देवी माना गया, और 100 पिप्पलियों के बल के साथ अल्टीमेट इम्यूनिटी की बात की गई। उसके बाद हमने महर्षि चरक के क्लिनिकल ट्रायल को देखा, जहां उन्होंने वर्धमान पिप्पली रसायन के रूप में 20 दिन का एक सटीक प्रोटोकॉल बनाया जो टीबी और अस्थमा पर सीधा वार करता है। फिर हम गए सुश्रुत के प्राचीन सर्जिकल वार्ड में, जहां बाहरी घाव भरने के बजाय रिकवरी और न्यूट्रिशन के लिए पंचकोल का उपयोग किया गया। और अंत में हमने आज की आधुनिक लैब में प्रवेश किया, जहां पिप्पली के पाइपरिन को एक बायो अवेलेबिलिटी एनहांसर के रूप में लिवर के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करते हुए देखा। ये एक ही जड़ी बूटी के 4 अलग अलग लेकिन पूरी तरह से वैज्ञानिक रूप हैं।
लेकिन इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी का जिक्र करना जरूरी है। हाँ, वो बहुत जरूरी है। प्राचीन ग्रंथों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि पिप्पली अत्यधिक शक्तिशाली है। वर्धमान पिप्पली रसायन जैसे प्रयोग जहां दवा की मात्रा बढ़ाई और घटाई जाती है, वो हमेशा एक योग्य वैद्य की देखरेख में ही किए जाने चाहिए। खुद से एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। बिल्कुल नहीं। इसे इंटरनेट से पढ़कर या खुद से प्रयोग करना लिवर और पाचन तंत्र के लिए खतरनाक हो सकता है। ये बहुत सही बात कही आपने। आधी अधूरी जानकारी हमेशा नुकसानदायक होती है। चिकित्सा का काम विशेषज्ञ के हाथों में ही छोड़ देना चाहिए। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। तो आज की इस गहन चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक विचार सबके सामने रखना चाहता हूँ। जरा इस बात पे गौर कीजिएगा। यदि हजारों साल पहले लिखे गए अथर्ववेद और चरक संहिता ने बिना किसी आधुनिक माइक्रोस्कोप के, बिना किसी लिवर फंक्शन टेस्ट या बायोकेमिकल लैब के ये इतनी सटीकता से पहचान लिया था कि पिप्पली अन्य जड़ी बूटियों की शक्ति को 200 गुना तक बढ़ा सकती है, और वे ये जानते थे कि लिवर के टॉलरेंट को कैसे बाईपास करना है, तो उन प्राचीन ग्रंथों के धूल खा रहे पन्नों में अभी और ऐसे कितने जैविक रहस्य, कितने बायोलॉजिकल मैकेनिज्म छिपे होंगे। ये तो सोचने वाली बात है। शायद आज के विज्ञान के पास उन्हें डिकोड करने के लिए अभी सही उपकरण ही नहीं बने हैं। हम आज दुनिया भर की लैब्स में सिंथेटिक सुपर ड्रग्स ढूंढ रहे हैं, जबकि संभव है कि असली खजाना तो हमारे उन मसालों के डिब्बों में और पुरानी पांडुलिपियों में शांति से हमारा इंतजार कर रहा हो। ये सच में एक ऐसा सवाल है जो हमें विज्ञान के इतिहास और भविष्य दोनों को नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल, और इसी गहरे विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अपने आसपास छिपे उस प्राचीन विज्ञान पर नजर बनाए रखिए और जानने की ये भूख कभी शांत मत होने दीजिए।